आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा 24 नवंबर का जो पीटी और मेंस ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स होंगे मैं उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। आज का सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि आपको लोगों के सामने 67 बीपीएससी जो भी दिए हैं उसका ओएमआर शीट आप डाउनलोड करके देख चेक कर सकते हैं चीज़ें कि मैंने जो दिया था उस जो रिजल्ट आया उसमें क्या सही है या कुछ गलत भी हैं। ठीक है, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे जो भी 67 पीटी दिए हैं और जो भी 68 का पीटी देना चाहते हैं। 68 बीपीएससी पीटी जो आगामी 12 फरवरी को होने वाली है, इसको अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बेस्ट बैच फर्स्ट रिवीजन बैच लाया है। उसका टाइमिंग है हमारा शाम में 8:15 से लेकर 10:15 तक। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसे आपको बहुत सारे उसमें टॉपिक करवाया जाता है चीज़ें। पर डे हम लोग होमवर्क सीरीज के आधार से हम लोग तैयारी करवाते हैं चीज़ें। ये हमारा तीसरा बैच होगा, लगातार तीसरा साल चल रहा है ये चीज़ें। आप जरूर ज्वाइन करें। जो भी अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब करें, ईमानदारी पूर्वक जरूर सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर बात करें हम, यहाँ किया दिया जा रहा है कि राजनीतिक प्रभाव से बेअसर रहे चुनाव आयोग। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल सरकार से मांगी है कि उसका नियुक्ति किस प्रकार किया गया है। कोर्ट का ये कहना है कि वह देखना चाहता है कि नियुक्ति की क्या प्रक्रिया अपनाई गई और उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कल मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि इसका जो टेन्योरशिप मतलब कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा जा रहा है कि इधर 8 साल में जो नई सरकार की 8 साल हुई, 8 साल में लगातार हर जितने भी चुनाव आयोग तो नियुक्त किए गए हैं उसका एक से मतलब जो है 1 से 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा। हर साल ये नए नए नियुक्त होकर आ रहे हैं, नियुक्त किया जाता है। इसका क्या रीज़न है जो ही इसमें पूछा जा रहा है कि नियुक्ति की क्या प्रक्रिया अपनाएगी और उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। साथ ही कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की पूर्ण स्वायत्तता पर जोर दिया और कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रभाव से बेअसर रहना चाहिए। बता दें पीठ में ये मामला विचाराधीन होने के बीच ये नियुक्ति की गई है, मतलब इसकी मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्त जो अभी चुने गए हैं उनका नाम है गोयल है की नियुक्ति की फाइल गुरुवार 24 नवंबर को पेश करने का आयुक्त निर्देश मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय निष्पक्ष कोलिजियम से कराए जाने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाओं वकील अश्विनी उपाध्याय, अनूप बर्नवाल के अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सहित 4 की याचिकाएं लंबित है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष के 3 सदस्यीय कोलिजियम से कराए जाने की मांग की गई है। बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी किया है वो कौन कौन सा है कि उन्होंने कहा है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप हैं और सीईसी को कोई कार्रवाई करनी है, लेकिन अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या यह सिस्टम पूरी तरह से चरमराने का मामला नहीं होगा। देखिए बहुत ही अच्छा उन्होंने टिप्पणी किया है। सीईसी को राजनीतिक प्रभाव से अछूता होना चाहिए और उसे स्वतंत्र और चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए। ये ऐसे पहलू हैं जिन पर आपको विचार करना होगा। क्या हमें चयन के लिए एक स्वतंत्र बड़े निकाय की जो आवश्यकता है, न कि केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। बहुत ही अच्छा टिप्पणी किया है, उस पर विचार करने की जरूरत है। केंद्र ने कहा कि कार्यपालिका विधायक और न्यायपालिका तीनों बराबर हैं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। आगे हमारा है आर्थिक आरक्षण के मामले का टॉपिक है यह कि आर्थिक आरक्षण पर फैसले के विरुद्ध में पुनर्विचार याचिका मतलब कांग्रेस की एक नेता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण बरकरार रखने वाले उसके फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। जो फैसले पर कहा जा रहा है तो कुछ त्रुटि हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि एससी और एसटी, ईबीसी, ओबीसी के गरीबों को शामिल नहीं किया गया है ईडब्ल्यूएस कोटा में। ठीक है, इसके लिए ये कहा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान ने पीठ ने एक फैसले में कहा था कि आर्थिक न्याय करने की सरकार की कोशिश को व्यर्थ करने में संविधान के मूल ढांचे का उपयोग करना स्वीकार नहीं हो सकता। कोर्ट ने 3-2 के बहुमत वाला अपना फैसला 103वें संविधान संशोधन के पक्ष में दिया था। 103वें संविधान संशोधन शीर्ष न्यायालय ने 2009 में पेश किए गए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा था कि वह संविधान की किसी मूल विशेषता के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं है।
या उसका उल्लंघन नहीं करता है। जजों ने 2019 में संसद द्वारा पारित 103 में संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि ईडब्ल्यूएस को अलग श्रेणी के रूप में देखना एक तर्कसंगत वर्गीकरण है और मंडल मामले में फैसले के तहत कुल आरक्षण पर 50% की सीमा गैर लचीली नहीं है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने केंद्र द्वारा 2019 में लागू किए गए 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाले 40 याचिकाओं की अलग अलग फैसले सुनाए थे। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पार्टीवाला ने कानून को बरकरार रखा, जबकि तत्कालीन सीजेआई ललित ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन अदालत की कार्यवाही संचालित करते हुए जस्टिस एस.वी. रविंद्र भट्ट के साथ असहमति वाला फैसला दिया था। आगे जो हमारा पीएम श्री स्कूल के बारे में है, हमारा टॉपिक है कि नई शिक्षा नीति जो INEP 2020 जो जारी किया गया है, ठीक है, तो अनुरूप स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए देश भर में प्रस्तावित पीएम श्री स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू किया गया है। यह ऐसे सरकारी स्कूल होंगे जो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर मजबूती से खड़े दिखेंगे बल्कि शैक्षणिक स्तर पर भी इनकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए कई अहम योजनाएं बनाई। इनमें से एक अहम योजना इनमें यह है कि इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो स्कूलों के चयन के साथ ही देश भर में शुरू हो जाएगी। यह प्रशिक्षण करीब 3 महीने का, उसको विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा जो टीचर होंगे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रस्ताव पीएम श्री मतलब पीएम श्री जो प्रस्ताव है कहा जा रहा है उस पीएम श्री जो है, ठीक है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है पीएम श्री का अगर बात करें, इसको फुल फॉर्म याद रख ले, बीपीएससी पीटी में पूछा जा सकता है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया चूंकि फुल फॉर्म में पूछता है बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 64, 65, 66 या 63 देखेंगे, 2-3 में क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। स्कूलों में जिस तरह से एनईपी कहा जा रहा है कि स्कूलों में जिस तरह से एनईपी की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा उसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित होना जरूरी है। खासकर स्कूली शिक्षा में जिस तरह से बच्चों को खेल और खिलौने के जरिए पढ़ाने की तैयारी है वह सरकारी स्कूलों के लिए बिल्कुल नया है। इसके साथ ही बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने, कौशल विकास टिंकरिंग लैब और इनोवेशन लैब जैसी पहल को अमल में लाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। स्कीम से जुड़े मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की माने तो इसके लिए सीईटी और राज्यों के साथ मिलकर विशेष प्रशिक्षण कोर्स तैयार किया जा रहा है। हालांकि प्रशिक्षण का काम स्कूलों के चयन के बाद ही शुरू होगा। आगे हमारे देखें तो आसियान में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, सीमा पर आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय का मुद्दा उठाया है। कम्बोडिया के सीम रिप में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के बीच कम्बोडिया की अध्यक्षता में हुई ADMM+ में राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस पर तत्काल और दृढ़ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह कम्बोडिया के सीम रिप में हैं। अपने संबोधन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पर आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा बताया है और क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस पर तत्काल और दृढ़ हस्तक्षेप का आह्वान किया है। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तत्काल और दृढ़ हस्तक्षेप की जो आवश्यकता है और आवश्यकता वाला सबसे बड़ा खतरा अंतर्राष्ट्रीय वो सीमा पर आतंकवाद से उदासीनता अब प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि आतंकवाद जो है उसने विश्व स्तर पर लोगों को पीड़ित किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर डाला कि कैसे आतंकी समूह जो है वो धन हस्तांतरण और समर्थकों की भर्ती के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि साइबर अपराधों का संगठित साइबर हमलों में परिवर्तन राज्य और गैर राज्यों द्वारा नई तकनीकों के बढ़ते उपयोग की ओर इशारा करता है। उन्होंने संबोधन में ये भी जिक्र किया कि पिछले महीने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की बैठक कैसे हुई थी, जिसने आतंकी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए उपयोग का मुकाबला करने के लिए दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया था। उसको आप देख लेंगे चीजें कि यहाँ पे आपका एक टॉपिक है कि भारत और इंडोनेशिया के सैनिकों ने किया संयुक्त अभ्यास। ये पीटी के लिए आपका होगा कि भारतीय विशेष बलों की टुकड़ी इंडोनेशिया में वहाँ के विशेष बलों के साथ द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है और बताया गया है कि द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का 8वां संस्करण है। ये 8वां संस्करण है।
परमाणु क्षमता युक्त स्वदेशी मिसाइल अग्नि 3 का मिसाइल सफल परीक्षण हो गया है। ये भी आपका पीटी के इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में जानना जरूरी होगा कि अग्नि 3 जो है मिसाइल, अग्नि 3 मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। कहाँ से हुआ है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का रात 7:30 बजे परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण सामरिक बल कमांड के तत्वाधान में किया गया है। नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च के अंतर्गत किया गया और प्रशिक्षण के दौरान क्या हुआ कि मिसाइल की सभी प्रणाली जो है उसको मानकों पर खरा उतरा और तय समय अपने मिसाइल को ने लक्ष्य को भेदा है। ठीक है, इसकी थोड़ा सी विशेषता जान लें, कैसे क्या है इसका, ये भी पूछा जा सकता है, पीटी में पूछा जाता भी है कि अगर अग्नि 3 का मिसाइल का अगर जाने हम कि उसकी विशेषता क्या है, तो ये 3500 किलोमीटर तक दूर तक प्रहार करने की क्षमता वाली मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान और आधे चीन का दायरा आता है। इसकी लंबाई आपको 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। यह 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होता है और 50 टन वाली यह मिसाइल 2 चरणों वाले इंजन से लैस है। यह ठोस इंजन से चलती है। यह मिसाइल अपने साथ 1.5 टन विस्फोटक ले जाने की क्षमता भी रखती है। उल्लेखनीय है कि देश अपने सभी अग्नि सीरीज की मिसाइलों को रात्रिकालीन परीक्षण करने में लगा हुआ है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, यह मिसाइल अपने निशाने को सटीकता के साथ ध्वस्त करने में कामयाब हो रही है। बुधवार को इसके परीक्षण के मौके पर डीआरडीओ तथा आईटीआर से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों का दल मौके पर मौजूद था। 30 करोड़ अकुशल श्रमिकों को संचार व तकनीकी कौशल सिखाएगा इग्नू। मतलब कहा जा रहा है कि दुनिया के लाखों छात्रों को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा देने के साथ ही अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और कुशल श्रमिकों को हुनरमंद भी बनाएगा। इसके लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्क्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के साथ करार किया। इसका शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू हो रहा है। इसमें क्या क्या है बता रहे हैं। श्रमिकों के लिए होगा कोर्स, इग्नू कुशल श्रमिकों के कौशल को भी सुधारेगा। इनके लिए लेबर कोड ट्रेड यूनियन और लेबर इन डेवलपमेंट को लेकर कोर्स तैयार किया जाएगा जो 6 माह का होगा, जिसे इग्नू अपने यूट्यूब और टीवी चैनलों से पढ़ाएगा। इसकी परीक्षा पास करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कोर्स में पंजीयन का शुल्क 1000 रुपया होगा। बहुत ही अच्छा कोर्स होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए पराली के बारे में, पराली प्रबंधन हरियाणा में नया मिसाल कारगर रहे प्रयोग। देखिए हरियाणा में पराली प्रबंधन के प्रयास रंग लाए हैं। प्रदेश में इस साल किसानों ने सिर्फ 4119 स्थानों पर पराली जलाई है, जबकि पिछले साल 10,179 स्थानों पर पराली जलाने की घटना हुई थी। इस तरह पिछले साल की तुलना में 58% और 22-21 की तुलना में 56.42% की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें दिया हुआ है कि हरियाणा ने अगले साल से 14 फसलों की तर्ज पर पराली को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इससे पराली प्रबंधन में और भी मदद मिलेगा और एमएसपी निर्धारण के लिए कमेटी बनाई गई जो जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। प्रदेश में 24 तरह के उद्योगों ने पराली खरीदने की सहमति सरकार को दे दिया है। हर जिले में कमांड एरिया सेंटर खोला जाएगा और इसके मदद से पराली खरीदा जाएगा। सरकार का यह फैसला रहा। कार्य क्या है, एक पोर्टल बनाया गया है जिसके लिए पराली बेचने के लिए किसानों और खरीदने के लिए ठेकेदार संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा ऊर्जा विकास एजेंसी ने बायोमेडिकल मास ऊर्जा प्लांट लगाया जिसके लिए 1.75 लाख टन पराली खरीदी गई है। पराली प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ और गांठ बनाने के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी गई है। करनाल और पानीपत के इथेनॉल प्लांट में पराली की गांठें बनाकर ले जाने वाले किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ और गौशाला में पराली जाने पर 1500 रुपये देने की योजना रही सफल। और आगे क्या है कि रेड जोन में पराली न जलाने पर पंचायत को 10 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा के चलते पंचायतें भी अपने स्तर पर पराली प्रबंधन जुटी हुई है। फसल विशेष प्रबंधन अवशेष प्रबंधन के उपकरणों पर 50% तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% अनुदान देने के तहत पिछले 3 वर्षों में किसानों को 584 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। सेटेलाइट से निगरानी और करीब 2000 किसानों को चालान कटने से लोगों को सकारात्मक संदेश आया है। देखिए सीमा विवाद के बारे में है कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट में भेजने की तैयारी कर रही सिंधिया सरकार। मतलब महाराष्ट्र में एक सिंधिया सरकार कर्नाटक के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उसने अपने 2 वरिष्ठ मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई को कानूनी टीम से तालमेल की जिम्मेदारी सौंपी है। इसको देख लेंगे चीजें।
ये आपका यूरोपीय यूए के बारे में है, ये मेरे आईआर का भी टॉपिक हो सकता है। ये कहा जा रहा है अब इसमें कोई संदेश नहीं दिखता कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक सुस्ती की चपेट में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? विकसित विश्व विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में आर्थिक मंदी की आड़ सुनाई देना, क्योंकि आज पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए किसी एक हिस्से का छूता रहना संभव नहीं दिखता है। इसके संकेत भी दिखने लगे और अमेरिका और यूरोप जो है आप भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के बड़े खरीदार हैं। ये भारत के अगर बात करें, यहाँ पे आंकड़ा है कि भारत के विदेशी व्यापार में अगर बात करें तो 33% जो हिस्सेदारी इनकी है और है, तो वह में आ रही कमी का प्रभाव हमारे निर्यात पर दिख रहा है। ताज़ा आंकड़ों में अगर बात करें तो निर्यात में आई 16.7% की कमी इसकी पुष्टि करती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख संचालन जो है विकसित देश केवल मंदी ही नहीं बल्कि महंगाई की विकराल होती चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। महंगाई पर नियंत्रण के लिए वहाँ केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं और इसके चलते बनी परिहार्य स्थिति में भारत जैसे देशों में भी यह रणनीति अपनाई जा रही है। इसको आप देख लेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये चीज़ आपको। ये आरक्षण के मुद्दे पर भी आपका टॉपिक होगा एडमिशन वाला, ठीक है। चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स वाले पेज में आ गए हैं। इकोनॉमिक्स के टॉपिक में देखेंगे क्या है, कौन सा टॉपिक है। तो सुविधाओं के अभाव में पिछड़ रहा होजरी गारमेंट उद्योग, मतलब लुधियाना का जो होजरी और वो नेटवियर उद्योग लगभग 122 साल पुराना है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में यह लगातार पिछड़ता जा रहा है। आज तमिलनाडु के तिरुपुर से निर्यात लगभग 35,000 करोड़ का हो गया, लेकिन लुधियाना का जो होजरी उद्योग यह करीब 3,000 करोड़ के आसपास ही है। देश के कई शहरों में नेटवियर की एक नई क्लस्टर विकसित हो गया और वहाँ पे बेहतर कारोबार हो रहा है। त्रिपुर के अलावा अहमदाबाद, सूरत, पानीपत, फैजाबाद, भिवंडी आदि शहरों में की इंडस्ट्री भी लुधियाना के होजरी नेटवियर को कई टक्कर दे रहा है। इसका मांग क्या है? इसका मांग यह है कि दिल्ली में प्रगति मैदान की तर्ज पर मार्केटिंग के लिए लुधियाना में एक एग्जीबिशन कम मार्केटिंग सेंटर बने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अलावा सरकारी स्कीमों का लाभ भी सुनिश्चित हो, ये भी इनकी मांग है। टेक्सटाइल उद्योग के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन टफ स्कीम को जल्द शुरू किया जाए। चीन से आयात सस्ते रेडीमेड गारमेंट्स पर रोक लगे। सेक्टर के हिसाब से अलग अलग जीएसटी दरों को ये किया जाए, इनका ये मांग है। चलिए यहाँ पे हमारा है पाकिस्तान के नए सैन्य प्रमुख नियुक्ति का मामला अब शहबाज के पाले में चला गया है। अगर बात करें कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए 6 नामक सूची प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास पहुंच चुका है। 61 वर्षीय जो बाजवा है वो 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इसी बीच रक्षा मंत्री जो है आपका ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि शुक्रवार को तुर्की जाने से पहले नवाज शरीफ नए सैन्य प्रमुख की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है, ये नए नियुक्त कर सकते हैं। कृपया आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और हमारा जो नेक्स्ट जो कोर्स अभी आया है 67th मेंस का भी क्लास स्टार्ट हो गया, कल तो नहीं हो पाई, आज से स्टार्ट होगी। और 68 का बड़ा रिवीजन बैच भी स्टार्ट हो गई है। कृपया आप इसको जिनको भी 68 पीटी देना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारा रिवीजन बैच फर्स्ट रिवीजन होगा, ये आपका 5 फरवरी तक कम से कम ये चलेगी। फर्स्ट 5 फरवरी, चूँकि एग्जाम हमारा 12 फरवरी का है, एक वीक पहले ये ऑफ हो जाएगी, हम लोग कोर्स पूरा क्लियर करा देंगे। चलिए तो हम लोग आगे चलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो ये देखेंगे कि शुरू होगी भारत नेपाल के बीच रेल सेवा। ये भी अगर इसको देख लेंगे, इंडो नेपाल से रेल सेवा जल्द ही आरंभ हो जाएगी। फिलहाल अगर बात करें नेपाल की, नेपाल कस्टम यार्ड तक रेल का परिचालन होगा। नेपाल कस्टम यार्ड तक हर कार्य पूरा हो चुका है और संभावना यह है कि इस मंथ के लास्ट तक क्या होगा कि ट्रेन का परिचालन भी आरंभ हो जाएगा। और विराटनगर तक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन में जमीन अधिग्रहण के पेंच भी दूर करने की कोशिश तेज हो रही है। और अगले वर्ष तक के मार्च तक विराटनगर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की पूरी संभावना है। एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने कहा कि विराटनगर तक रेल परिचालन में जमीन अधिग्रहण के पेच को सुलझाने के लिए वे जोगबनी भी जा रहे हैं। वहाँ नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक है। उन्होंने कहा कि जोगबनी में बासिंग पेंट लंबी कुछ दूरी की कुछ ट्रेनों का पूर्णिया तथा जोगबनी तक परिचालन सहित शहर के खुशकी बाग आरओबी के 6 लाइन में परिवर्तन का प्रस्ताव भी है और इस पर बोर्ड के स्तर के अनुकूल पहल भी हो रही है। चलिए तो आगे की बात करें तो हम लोग का यहाँ तक हम लोग का लास्ट टॉपिक हो गया है। तो कृपया वीडियो को लेकर शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ईमानदारी पूर्वक। इससे क्या होगा कि आपका जो भी आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।